मैं सविंद्र सिंह ज्योग्राफी की अपनी लेक्चर सीरीज में आज सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तापीय संकल्पना के विपरीत कई आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं। Several objections have been raised against thermal origin of monsoon. Today, I will discuss on the dynamic concept of origin and mechanism monsoon. Certain objections have been raised against the validity of thermal origin of monsoon. Number one, the heat loss cannot be generated because of thermal conditions. Because if they are thermally induced, they must be stationary at their places at least for some time, but they are not. इस तापीय संकल्पना के विरोध में कई आपत्तियां उठाई गई हैं। नंबर एक, ये जो निम्न वायुदाब केंद्र हैं ये ताप जनित नहीं हो सकते हैं। अगर ये ताप जनित होते तो इनको अपने स्थान पर कुछ समय के लिए स्थिर होना चाहिए, जो कि स्थिर नहीं है, गतिशील होते हैं। एंड देयरफॉर these centers of low pressure are actually the low pressure associated with tropical cyclones. ये जो निम्न वायुदाब के केंद्र हैं वास्तव में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। नंबर तीन, यदि धरातल पर मानसून की उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है तो ऊपर वायुमंडल में, क्षोभ मंडल में इसके विपरीत वायु संचरण होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। If the monsoons are originated due to thermal conditions on the earth's surface, there must be anti-monsoon in the troposphere and stratosphere. नंबर चार, कई ऋतु वैज्ञानिकों ने अन्वेषण के दौरान ये पाया कि क्षोभ मंडल और ताप मंडल में मानसून मनी हवाओं की पेटियों में और दबाव में मौसमी स्थानांतरण होता है। Some of the meteorologists have discovered that in the troposphere and stratosphere there is also seasonal shifting of wind and pressure belts, and the air circulation in the upper atmosphere has been named as aerological monsoon or upper air monsoon by these meteorologists. इन ऋतु वैज्ञानिकों ने वायुमंडल के ऊपरी भाग में पवन संचरण का नामकरण एयरोलॉजिकल मानसून या अपर एयर मानसून किया है। अतः फ्लान महोदय ने फ्लान महोदय ने बताया कि मानसून की उत्पत्ति ताप जनित नहीं हो सकती है, बल्कि एक गति जनित होती है। फ्लान महोदय के अनुसार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं का अभिसरण भूमध्य रेखा के पास होता है। There is a convergence of northeast and southeast trade winds near the equator. इसको फ्लान महोदय ने इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस नाम दिया है, लेकिन ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस सीधे भूमध्य रेखा को टच नहीं करते, स्पर्श नहीं करते हैं, बल्कि एक और वायुदाब और वायु की मेखला से इनका अलगाव होता है। According to Flan, these convergence belts of northeast and southeast trade winds have been called as intertropical convergence.
But these ITC, intertropical convergence, does not reach equator directly. Rather, these are separated by a narrow belt of pressure and wind. And this narrow belt is named as doldrum. And there is west to east wind circulation that has been called इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज। तो इस जो है आईटीसी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस बेल्ट का भूमध्य रेखा तक पहुंच नहीं होती है, बल्कि इनका एक वायुदाब और वायु की पेटी से अलगाव होता है, जिसको डोलड्रम की पेटी कहते हैं। ये भूमध्य रेखा से 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण होती है। इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ हवा चलती है, जिसको विषुवत रेखी पछुआ हवा कहते हैं। The northern boundary of intertropical convergence is called NITC, and the southern boundary of intertropical convergence is called SITC. यानी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस के उत्तरी सीमा को हम NITC और दक्षिणी सीमा को SITC कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल के समय जबकि सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस उत्तर की तरफ खिसक करके 30 अंश अक्षांश तक पहुंच जाता है। When the sun becomes vertical over Tropic of Cancer during summer season in the northern hemisphere on 21st of June, the intertropical convergence also shifts northward and is established extended up to 30th degree north latitude, and thus it covers South and Southeast Asia। और इस तरह से NITC का विस्तार दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के ऊपर हो जाता है। अतः डोलड्रम की पेटी भी उत्तर खिसक जाती है, तो उसकी विषुवत रेखी पछुआ हवाएं दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया पर स्थापित होती है। With the northward shifting of NITC, the belt of doldrum is also shifted northward, and therefore the equatorial westerlies are established over South and Southeast Asia। यही इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज जो हैं वो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया की ग्रीष्मकालीन या दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं होती हैं। These equatorial westerlies are really the southwestern monsoon or summer monsoon of South and Southeast Asia. Since these equatorial westerlies are associated with several tropical disturbances, cyclones, and therefore the summer monsoon rainfall is not monsoonal rainfall, rather it is साइक्लोनिक रेनफॉल। अतः दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया की ग्रीष्मकालीन मानसून के समय जो वर्षा होती है वो मानसूनी वर्षा नहीं होती है, बल्कि चक्रवातीय वर्षा होती है। भारत के प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण इसके 2 भाग हो जाते हैं। एक भाग बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आता है, दूसरा भाग जो है अरब सागर के ऊपर से आता है। Because of the tapering end of peninsular India, these southwesterly monsoons are bifurcated into 2. The one branch comes from over the Bay of Bengal, the other branch comes from over Arabian Sea। चूंकि इनके साथ चक्रवाती दशाएं होती हैं, जहां कहीं भी पर्वतीय अवरोध और स्थलीय अवरोध होता है वहां पर्याप्त वर्षा कर देती है। Since these southwesterly monsoon winds are associated with cyclonic storms, so whenever they are obstructed by the mountain barrier or land barrier, they yield copious rainfall। अब शरत काल में दक्षिणी ग्रीष्मकाल और उत्तरी शरत काल के समय स्थिति पूर्णतया बदल जाती है। अब दक्षिणी ग्रीष्मकाल अर्थात जब सूर्य की दक्षिणायन स्थिति होती है और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है, लंबवत हो जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में उच्च वायुदाब बनता है। There is a development of high pressure in the southern hemisphere in the southern Indian Ocean because
the sun becomes vertical. Not the high pressure, but the low pressure is developed in the southern hemisphere during the southern summer and northern winter season. And the low pressure in the southern Indian Ocean is not responsible for winter monsoon of South and Southeast Asia. और दक्षिणी गोलार्ध में जो निम्न वायुदाब का केंद्र बना है, उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब का केंद्र बना है, उसके वजह से ये जाड़े की मानसून हवाएं नहीं उत्पन्न होती हैं, बल्कि सूर्य की दक्षिणायन स्थिति के कारण NITC जो है पुनः अपने प्रारंभिक स्थिति में, मौलिक स्थिति में आ जाती है. The winter monsoons are not generated because of low pressure in southern hemisphere and high pressure in northern hemisphere. Rather, the winter monsoon are the result of re-establishment of north intertropical convergence on its original place. अर्थात NITC जो 30 अंश उत्तरी अक्षांश तक खिसक गई थी, अब वो दक्षिण की तरफ खिसक आती है और उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाती हैं. And therefore there is a re-establishment of northeast trade winds in the northern hemisphere over South and Southeast Asia. तो शरद काल में जो शरदकालीन मानसून है वास्तव में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं ही हैं. द विंटर मानसून दैट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट मानसून इज इन फैक्ट द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स. सिंस दे कम फ्रॉम ओवर द लैंड एरिया, दे नो रेनफॉल और वेरी लिटिल रेनफॉल. चूंकि ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, आप कहें शरदकालीन उत्तरी पूर्वी मानसून हवाएं स्थली भाग से आती हैं, ये शुष्क होने के कारण या तो वर्षा एकदम नहीं करती हैं या बहुत कम करती हैं. लेकिन जब भी हवाएं समुद्र के ऊपर से होके आती हैं तो वर्षा प्रदान कर देती हैं, जैसे कि तमिलनाडु के पूर्वी तट पर शरद काल में, शीतकाल में पर्याप्त वर्षा होती है. But whenever these northeast trade winds, or you can say the winter northeast monsoon winds, come from over the Indian Ocean, come from over the sea surfaces, they pick up moisture and yield rainfall. For example, coming from over the Bay of Bengal, they pick up moisture and yield rainfall on the eastern coast of Tamil Nadu during winter season. ये फलान महोदय के अनुसार ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस के उत्तर और दक्षिण खिसकाव के कारण मानसून की उत्पत्ति होती है. लेकिन हमें इस संकल्पना और सिद्धांत के विषय में मेरे दिमाग में कई प्रश्न उठते हैं. I have some serious objections against this dynamic concept of origin of monsoon of South and Southeast Asia. आपके मस्तिष्क में भी कुछ सवालात उठ रहे होंगे, तो यह वीडियो हम शाम को पोस्ट करेंगे. आप अपने कमेंट से अपने प्रश्न या जो भी क्वेरीज उठती हों उसको व्यक्त कीजिए और हमें जो ऑब्जेक्शन है सब मिला करके अगर पर्याप्त होगा तो हम एक और वीडियो पोस्ट करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद.